गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, वो है प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्टिवेबल फिश एंड शेल फिश। तो ये आपके सिलेबस में है। डिप्टी इंस्पेक्टर फिशरीज जो कि JKSSB ने पोस्ट निकाला हुआ है, उसमें आपके सिलेबस में एक टॉपिक ये भी है, प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्टिवेबल फिश एंड शेल फिश। तो यहाँ पर जो है, वी आर गोइंग हियर टू स्टडी अबाउट various types of nutrients, various types of nutritional requirements which are necessary for a fish to grow as well as to live in the pond, to make their life clearly viable। और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उनको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग माय लेक्चर्स, कमिंग लेक्चर्स। जो आज का लेक्चर है वो हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कल्टिवेबल फिश एंड शेल फिश। आपको पर्टिकुलरली दिया हुआ है कल्टिवेबल फिश जो भी होगी, कल्टिवेबल फिश जिसको कल्टिवेट किया जाता है, उसकी बाज़ाब्ता तौर पर रखवाली की जाती है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसको पॉन्ड में जो है उसकी कल्चरिंग की जाती है, फिर उसको जो है जब बड़ी हो जाती है तो उसके बाद उसको बेचा जाता है। उसी तरह शेल फिश है। तो ये जो है फिर इनकी न्यूट्रिएंट्स, इनको क्या ज़रूरत पड़ती है, कौन सा खाना पीना चाहिए इनको, तो वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपको पता ही है कि अगर हम इंसान की बात करेंगे तो इंसान को भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर भी मेजर क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या क्या है, डाइटरी कंपोनेंट्स जिनको हम बोलते हैं, वो देखते हैं हम। मेजर क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स मैं आपको ब्रीफली पढ़ाऊंगा, आपको मैं ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर मैं डीपली पढ़ाऊंगा तो आपको इसमें जो है एक एक लेक्चर में तकरीबन एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें तकरीबन इस टॉपिक में ही 10-15 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ाऊँगा, ब्रीफली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो पहले है मेजर क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिनमें प्रोटीन्स पहले आते हैं, उसके बाद लिपिड्स आते हैं, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स है, ये एक इंसान के लिए भी ज़रूरी है और ये एक जो प्लांट है उसके लिए भी ज़रूरी है, तो ये फ़िश के लिए भी ज़रूरी है। तो फंक्शन क्या होती है इनकी, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मैंने आपको मेजर क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोले, इनकी फंक्शन क्या है आपको पता ही है। प्रोटीन्स किस काम आती है, प्रोटीन्स हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारे बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आते हैं, या लिपिड्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टिश्यू बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस। ये हमें किस काम आते हैं, टिश्यू बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस, टिश्यू को बिल्ड करने और उसके मेंटेनेंस क्या हो गया, मान लो हमने जो है एक गाड़ी ली हुई है, हमने एक गाड़ी ली हुई है। तो क्या होता है कि जब हमने एक व्हीकल लिया, व्हीकल लेने के बाद जो है हमें इसको डे बाय डे इसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन कैसे करते हैं हम, इसमें जो है चेक करते हैं कि इसमें ऑयल वगैरह है, इसमें जो जो ऑयल्स वगैरह जो टायरों में लगता है, एयर इसमें है या पार्ट्स सही से हैं कि नहीं है। तो उनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसी सामान का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद अगर कोई पार्ट डैमेज्ड होगा तो उसको रिपेयर किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। तो ये जो है ये मेंटेनेंस हो गई व्हीकल की। मगर यहाँ पर मेंटेनेंस कौन करता है, यहाँ पर मेंटेनेंस करते हैं वो चीज़ जो कि हमारी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर को, यानी कि जिनमें हम जैसे हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स। हार्मोन्स क्या करते हैं, वो सिग्नल देते हैं, उसके बाद एंजाइम्स आते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो ये जो है ये सीरीज़ ऐसी ही चलती है, टिश्यू बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस, यानी कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स जिनको हम कहते हैं। प्रोटीन्स इसमें काम आते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ लिपिड्स इसमें काम आते हैं, मिनरल आता है इसमें काम, और वाटर। दूसरा हो गया एनर्जी सप्लाई।
आपको पता ही है गाड़ी अगर चलती है तो वो किस पे चलती है, रन्स ऑन द ऑयल। जब आपने इसमें तेल डाला, चाहे डीजल होगा चाहे पेट्रोल होगा, जो आप इसमें डालोगे तो उसके बाद ही ये रन करेगी, उसके बाद ही ये गाड़ी चलने लगेगी। उसी तरह हमारे या इन फिशेस के बीच, फिशेस में भी है, इनको काम करना है, इनको मूवमेंट चाहिए, पानी में जो है इनको मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट करने के लिए क्या करते हैं ये जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके कारण इनको एनर्जी मिलती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, पता है आपको। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आती है, लिपिड्स से आती है एनर्जी, प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनसे एनर्जी मिलती है, मे बी ऑक्सीडाइज्ड, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। और क्या आता है, ट्रेस मिनरल्स एंड विटामिन्स, ट्रेसेस ऑफ मिनरल्स एज वेल एज विटामिन्स, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स इन बायोकेमिकल सिस्टम्स। और जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं कोएंजाइम्स के वो भी इसमें ज़रूरत लगते हैं, उनका भी एक अहम रोल होता है इसमें, किसमें, बायोकेमिकल सिस्टम में। यानी कि बायोकेमिकल सिस्टम मीन्स क्या हो गया कि जो बायोकेमिकल पाथवे होती है, यानी कि अगर आपको पता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये C6H12O6 है। तो इसको क्या करना है, इसको सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन करना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। या आपने शुगर खा ली, चीनी खा ली, तो उसके बाद उसको भी सिंपलर कंपाउंड उसमें ब्रेक डाउन करना है। तो इसके लिए हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ज़रूरत जो चीज़ की पड़ती है वही होते हैं वो जो एंजाइम्स होते हैं वो वगैरह इसको ब्रेक डाउन करने में, यानी कि आपको पता है ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कैटलाइज द रिएक्शन। वो है क्या करते हैं कि रिएक्शन को तेज़ करते हैं, यानी कि वो हमें रन कराते हैं इस चीज़ को। तो उसके बाद क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर कंपाउंड। तो उसका मतलब हुआ यहाँ पर कि एंजाइम्स की भी ज़रूरत पड़ती है। बट आपको पता ही है एंजाइम्स जो होते हैं वो किन से बने हुए होते हैं, अमीनो एसिड्स से ही बनते हैं प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स से बने हुए होते हैं। पर आपको पता ही है एंजाइम्स जो होते हैं, ऑल एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, तमाम प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स नहीं होते हैं, प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं। तो उसके बाद हम पहला शुरू करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है। आज हम खाली मैं यहाँ पर प्रोटीन्स कराऊंगा आपको। प्रोटीन्स आर अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग सेल। आपको पता ही है प्रोटीन्स जो है ये एक बेहतरीन जुज़ है हमारे इस जीवन रेखा का, हमारी इस बॉडी का एक बेहतरीन जुज़ है, एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है। प्रोटीन के बगैर जो है बॉडी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि आपको मसल स्ट्रेंथ चाहिए। अगर मसल्स ही नहीं होंगे तो आपको स्ट्रेंथ कहाँ से मिल जाएगी। तो मसल्स बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की। तो ये प्रोटीन कहाँ से आता है, ये आपको फूड से आता है। ये फूड कहाँ से आता है, ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से आता है, इसके सोर्सेज डिफरेंट है। जैसे अगर आप देखेंगे बीन्स वगैरह में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो प्लांट सोर्स है उनका। इसी तरह मीट जो है उनका सोर्स एनिमल है। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट जैसे प्रोटीन्स फ्रॉम दिस मिल्क या पनीर जो होती है उसमें प्रोटीन्स होते हैं। वो सोर्स कहाँ से है, वो सोर्स जो है नेचुरल, यानी कि वो दूध जो है दूध वगैरह से उसका सोर्स आता है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑल लिविंग सेल्स, हर किसी लिविंग सेल का। होल फिश कार्कस कंटेन्स, जो फिश होती है एक कंप्लीट फिश, यानी कि होल फिश मीन्स जो पूरी की पूरी फिश होगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो है ये एक फिश है, ये एक फिश है। तो ये सारी की सारी फिश जो होती है इसमें क्या होता है, कंटेन्स ऑन एन एवरेज 75% वाटर। इसमें कितना प्रतिशत वाटर होता है, 75%, 75% इसमें वाटर होता है, 16% इसमें प्रोटीन होता है, 16% जो है वो
प्रोटीन होता है और उसके साथ साथ 6% लिपिड होता है और 3% ऐश होता है। समझ में आया? 75% वाटर होता है इसमें। क्या होता है? हाँ, आप बोलो मुझे। आप इसमें हाउ मच परसेंटेज ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन इट? 75%। ओके। और प्रोटीन कितना होता है? 16%। और लिपिड्स कितने होते हैं? 6%। और इसमें ऐश कितना होता है? 3%। प्रोटीन्स जो होते हैं वो एसेंशियल कंपोनेंट है किसका? बोथ सेल न्यूक्लियस एज एंड सेल प्रोटोप्लाज्म। जो सेल न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस आपको पता ही है, ये एक सेल है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। तो इस न्यूक्लियस का जो कंपोनेंट होता है वो होता है क्या? प्रोटीन। प्रोटीन इसका कंपोनेंट है। सेल प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म होता है यहाँ, जो इसमें जो बाहर न्यूक्लियस के बाहर और सेल वॉल के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इसमें भी प्रोटीन जो है अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। एंड अकाउंट फॉर द बल्क ऑफ मसल टिश्यूज, इंटरनल ऑर्गन्स, ब्रेन, नर्व्स एंड स्किन। और इसके साथ साथ ये बल्क बना जाता है, यानी कि ये किन का ज़्यादातर हिस्सा बनता है? मसल टिश्यूज़ का, इंटरनल ऑर्गन्स का, ब्रेन का, नर्व्स एंड स्किन। प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिश एंड शेल फिश वैरी। जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं फिश और शेल फिश की, वो वैरी करती हैं। यानी कि एक सिंपल फिश और शेल फिश का प्रोटीन कितना चाहिए उनको, वो वैरी करता है। यानी कि जो आपकी ये शेल फिश होगी उसमें कितने मात्रा में प्रोटीन चाहिए, और जो फिश होगी, नॉर्मल फिश होगी, कल्टिवेबल फिश होगी, उसमें कितने मात्रा में प्रोटीन चाहिए। कार्निवोरस फिश हायर डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन कंपेयर टू ओमनिवोरस एंड हर्बिवोरस। वो फिशेस जो कि आपको पता ही है, कार्निवोरस क्या हो गया, जो कि एनिमल्स पे फीड करते हैं, यानी कि जिनको गोश्त वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, यानी कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खाती हैं। तो इस तरह इनको कार्निवोरस फिशेस जो होती हैं उनको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स चाहिए। एज कम्पेयर टू वाट? एज कम्पेयर टू ओमनिवोरस एंड हर्बिवोरस। ओमनिवोरस वो होते हैं जो बोथ ये बोथ खाते हैं, यानी कि ये हर्ब्स भी खाते हैं, यानी कि ये हर्बिवोर भी आते हैं, और ये मीट भी खाते हैं। यानी कि इनको प्रोटीन की भी ज़रूरत पड़ती है और कार्बोहाइड्रेट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इनको ओमनिवोरस। और हर्बिवोरस वो होते हैं जो खाली एल्गी वगैरह को खाते हैं। आपको पता ही है, समंदर यहाँ जब हम कल्टिवेबल फिशेस लाते हैं तो उनमें जो है हम एल्गी वगैरह का भी उत्पादन करते हैं, यानी कि उनको हम कार्बोहाइड्रेट का सोर्स देते हैं। एज एज के अकॉर्डिंग क्या होता है? हायर इन यंगर एनिमल्स टू सपोर्ट मोर रैपिड ग्रोथ। जो एज के अकॉर्डिंग जो यंगर होंगे, यंगर एनिमल्स, उनमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा चाहिए ताकि वो सपोर्ट करेंगे रैपिड ग्रोथ को। एग्जाम्पल फीड फॉर्मुलेटेड फॉर लार्वे। तो फीड जो है फॉर्मुलेट किया जाता है किन के लिए? लार्वे के लिए। यानी कि अगर हमने मछली का उत्पादन किया, उनका उपजाऊ किया, उनको ग्रो करते हैं, जब वो लार्वे स्टेज में होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? उनको हम फीड देते हैं। फॉर्मुलेटेड फॉर लार्वे, फ्राई एंड जुवेनाइल स्टेज। फ्राई स्टेज में क्या देते हैं? जुवेनाइल स्टेज में क्या देते हैं? तो ये क्या है? टिपिकली कंटेन 5 to 10% मोर प्रोटीन दैन ग्रो आउट डाइटस। यानी कि उनमें 5 से 10% प्रोटीन ज़्यादा होता है दैन ग्रो आउट डाइटस। यानी कि जैसे ही वो ग्रो करने लगती हैं तो उनको फिर प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अब इस स्टेज में क्या होता है कि उनको प्रोटीन जो है वो खुद ब खुद वो अवेल कर सकते हैं, वो खुद वो हासिल कर सकते हैं। जैसे अगर एक बच्चा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंसानों में ले लेंगे, एक बच्चा है, ये अभी 2 दिन का या 3 दिन का बच्चा है, या एक महीने का, या 1 साल का बच्चा है। तो अभी ये अपने हाथ से कुछ नहीं खा सकता है, इसको देना पड़ता है। तो वो क्या है कि जब पहले हम देखते हैं फर्स्ट डे इसको माँ का दूध दिया जाता है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन होता है उसमें प्रेजेंट। वो हम इसको नरिश करते हैं, इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले जो स्टेजेस होते हैं, यानी कि जिनको हम चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, उन स्टेजेस में जो है प्रोटीन की मात्रा बच्चे में अच्छे से होनी चाहिए।
ताकि आगे चल के इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिजीज़ ना हो। तो इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, वगैरह स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह यहाँ पर फिशेस में भी होता है। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन डिपेंड अपॉन सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, उसी के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है ये। यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एग्जांपल फिश का किसी एल्गी से आता है, तो उसकी रिक्वायरमेंट उसी के हिसाब से होगी, कितने परसेंटेज में हमें एल्गा डालना पड़ेगा। अगर फ़िश की ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमें किसी फीड से आ रही है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि कितना प्रोटीन है, या फ़िश कौन सी है, या फ़िश की वैरायटी कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें देखना है कि स्पीशीज़ कौन सी है, उसके कितने मात्रा में हमें प्रोटीन देना है, ये भी हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर है प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ स्पीशीज़। पहली स्पीशीज़ दी हुई है सिप्रिनियस स्कॉर्पियो, स्पॉन या फ्राई या फिंगरलिंग्स। इनको 45% प्रोटीन देना पड़ता है। सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है, वो कैसीन होता है। क्या होता है, कैसीन इज सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके बाद स्प्रिनियस स्कॉर्पियो, फिंगरलिंग्स, इसमें जो है 54% का प्रोटीन देना पड़ता है, 54%। और सोर्स क्या होता है फिंगरलिंग्स में, इनमें फ़िश मील, यानी कि आप फ़िश मील ही दे सकते हैं इनको। उसके बाद लैबियो रोहिता फ्राई, 45% इसमें प्रोटीन। कैसीन, इसमें भी कैसीन सोर्स ऑफ प्रोटीन कहाँ से आएगा, कैसीन से। लैबियो रोहिता 40% प्रोटीन। फिश मील एंड ग्राउंड नट ऑयल केक्स, यानी कि ग्राउंड नट जो होता है, ग्राउंड नट ऑयल केक्स। ग्राउंड नट ऑयल केक्स का मतलब क्या है, जो ग्राउंड नट्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, उनको जब उनसे जब ऑयल निकाला जाता है, उसके बाद जो केक्स बचते हैं, जो उससे केक्स बनते हैं। अगर आप गए होंगे यहाँ पर कहीं मशीनरी पे या किसी भी जगह, तो आपने देखा होगा जब ऑयल निकाला जाता है, तो वहाँ फिर बाद में रहता है हस्क, जिसको पानी के ज़रिए गाढ़ा बनाया जाता है, तो वो जो है उसको उनको ऑयल केक्स कहते हैं। लैबियो रोहिता को 40% ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद लैबियो रोहिता फ्राई, लैबियो रोहिता फ्राई, और उसके बाद लैबियो रोहिता फिंगरलिंग्स में 30% की प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कहाँ से आता है, ये कैसीन एंड ग्राउंडनट ऑयल केक से आता है। आप जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। वीडियो को जो है आप रिवाइज़ कर सकते हैं दोबारा से दोबारा, तभी आपको याद रहेगा कि कितनी मात्रा में कौन सी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वरना अगर आपने एक बार देख लिया वीडियो, तो समझ लिया कि ये हमने देख लिया तो कंसेप्ट रह गया, नहीं। इसमें बार बार आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेंगे कि कौन से फिश में कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए। उसके बाद कैटला फ्राई जो होती है, उसमें 47% प्रोटीन, कैसीन एंड गिलेटिन। ये जो फ्राई, फिंगरलिंग, स्पॉन और जो होता है फ्राई, फिंगरलिंग, स्पॉन, यानी कि फिंगरलिंग, फ्राई और स्पॉन, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, या हो सकता है आज ही मैं पढ़ाऊँ ये। नेक्स्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट 5 बजे का लेक्चर आने वाला है, उसमें मैं आपको ये पढ़ाऊँगा स्पॉन, फ्राई और फिंगरलिंग क्या होता है, क्योंकि ये बेसिक है। आपने पढ़ा भी होगा या ना भी पढ़ा होगा, तब भी मैं आपको ये पढ़ाऊँगा स्पॉन, फ्राई और फिंगरलिंग क्या होता है। तो उसके बाद कैटला में फिंगरलिंग 40% प्रोटीन, 40% प्रोटीन, कैजीन और गिलेटिन से आता है। ये भी कैटला फ्राई में भी कैजीन और गिलेटिन से ही आता है, मगर ये 47% होता है और ये 40% होता है। इसके बाद सिरिनस मृगाला फ्राई एंड फिंगरलिंग, सिरिनस मृगाला में दोनों फ्राई और फिंगरलिंग में भी, दोनों में 40% प्रोटीन चाहिए। ये फिश मील और ग्राउंडनट ऑयल केक से आता है। उसके बाद मैक्रोब्रैंकियम रोजनबर्गी, इसमें 35%, ये फिश मील ग्राउंडनट ऑयल केक से आता है। ठीक है, सेम, मगर परसेंटेज में वेरिएशन है, यहाँ पर 40% है, यहाँ पर 35% है। उसके बाद पीनियस मोनोडान, इसमें 40% की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो है इसमें क्लियर नहीं है कि ये इसका जो सोर्स है ये डिफरेंट सोर्सेज है, इसमें पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, पेनस मोनोडान। उसके बाद चाना स्ट्रेटियस फ्राई, 55% प्रोटीन, ये फिश मील ग्राउंडनट ऑयल केक से आता है। उसके बाद क्लैरियस बेट्रैकस फिंगरलिंग,
इसमें भी 40% प्रोटीन चाहिए, कैजीन और गिलाटिन से आता है। उसके बाद लैटिस कैल्सेरिफर 40 to 45%, तो इसका सोर्स भी डिफरेंट है, पर्टिकुलर सोर्स नहीं है कोई। उसके बाद एनाबस टेस्टोडिनियस, तो इसमें ग्राउंडनट ऑयल, केक एंड फिश मील, ये 40% प्रोटीन होता है। आपको पता ही है प्रोटीन्स जो है ये एसेंशियल सोर्स होता है किसका, एमिनो एसिड्स का। प्रोटीन्स आर एन एसेंशियल सोर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। प्रोटीन डाइजेशन फ्री अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्बड फ्रॉम, यानी कि प्रोटीन डाइजेशन कैसे होती है, फ्री अमीनो एसिड्स जो होते हैं जो फ्रीली मूव करते हैं, और एब्जॉर्बड बाय फ्रॉम इंटेस्टाइनस, उनको कौन एब्जॉर्ब करता है, इंटेस्टाइनस, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय दिस सर्कुलेटरी सिस्टम टू द वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, और उसके बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पर, टू वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है जो प्रोटीन फ्री अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं हमारे ग़िज़ा में, तो वो क्या करते हैं, वो जब मूव करते हैं तो जब इंटेस्टाइनस में पहुँच जाते हैं तो इंटेस्टाइनस में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ब्लड होता है, जिसमें सर्कुलेशन जो ब्लड मूव करता है, तो ये थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम मूव करता है टू वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। एट द टिश्यू लेवल मेटाबोलाइज्ड, जहाँ जब ये टिश्यू पर पहुँच गया तो वहाँ पर क्या होता है, मेटाबोलाइज्ड इनटू न्यू प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। जैसे ही ये फ्री अमीनो एसिड्स कहाँ पर पहुँच गए, पहले तो प्रोटीन्स जो है ये प्रोटीन डाइजेशन जब होती है तो उसमें फ्री अमीनो एसिड्स निकलते हैं, प्रोटीन्स की डाइजेशन जब होती है तो उसमें फ्री अमीनो एसिड्स निकलते हैं। फ्री अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कौन करता है, इंटेस्टाइनस, और इनको पहुंचाता है कहाँ पर, टिश्यूज़ पर या ऑर्गन्स में। तो कहाँ किस प्रोसेस, कहाँ से, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। उसके बाद जो है टिश्यू लेवल से, टिश्यू लेवल पे क्या होता है कि ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, यानी कि इनकी फॉर्मेशन हो जाती है इनटू प्रोटीन्स, यानी कि डिफरेंट अमीनो एसिड्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन्स। यह आपको पता ही है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनमें नॉन एसेंशियल, एसेंशियल और एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। तो इनकी सिंथेसिस वगैरह आपने अगर आप साइंस स्टूडेंट होंगे तो आपने पढ़ी होगी, तो यहाँ पर आपको डीप लेवल में नहीं जाना है, ये हायर लेवल है, उसके रिलेटेड आपको नहीं जाना है। तो जब ये कहाँ पर पहुँचते हैं, एट टिश्यू लेवल, वहाँ पर क्या होता है, ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं इनटू न्यू प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। वहाँ पर मसल्स बन जाते हैं, यानी कि मीट जिसको हम कहेंगे, मीट बन जाता है, स्ट्रेंथ ऑर्गन्स की डेवलप हो जाती है, और उसके बाद जो है इनको और यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी, या तो आप इसको एज सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनिमल्स आर एबल टू सिंथेसाइज एंड इंटरकन्वर्ट सम अमीनो एसिड्स। एनिमल्स जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, एनिमल्स में हम भी आते हैं, एनिमल्स में फिशेस भी आते हैं, ये क्या करते हैं, एबल टू सिंथेसाइज, ये उस लायक होते हैं कि ये सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, एंड इंटर कन्वर्ट, और उसके बाद इंटर कन्वर्ट दोबारा से इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, अमीनो एसिड्स में। यानी कि अमीनो एसिड्स से प्रोटीन जो है तैयार हो गया, उसके बाद वापस इसी प्रोटीन को हमने क्या ये फिशेस ने क्या खा लिया, फिशेस ने ग़िज़ा खा लिया, वो ग़िज़ा जो है वो प्रोटीन की फार्म में है, उस प्रोटीन को वापस डिग्रेड करना, वापस उसको सिंपलर कंपाउंड्स यानी कि अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। तो उसके बाद जो है यही यहाँ पर कहता है कि सिंथेसिस एंड इंटर कन्वर्ट सम अमीनो एसिड्स, बट इन दोज फिशेस दैट हैव बीन स्टडीड इन डिटेल, मगर कुछ ऐसी फिशेस जिनमें डिटेल से पढ़ा गया है कि 10 अमीनो एसिड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज एसेंशियल डाइटरी इंग्रेडिएंट्स टू सपोर्ट मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। 10 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, जब डिटेल में पढ़ा गया तो 10 अमीनो एसिड्स को पाया गया है जो कि एक फ़िश के ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए बेहतरीन है, ज़रूरी है। वो 10 अमीनो एसिड्स क्या क्या हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। उसमें एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी आएंगे, और उसमें कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स जैसे ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिन होता है, प्रोलीन होता है, उसी तरह जो है डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज टू सपोर्ट ऑप्टिमल ग्रोथ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, यही मैं आपको कह रहा था। एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज टू सपोर्ट ऑप्टिमल ग्रोथ,
एनिमल सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं अपनी ऑप्टिमल ग्रोथ, नॉर्मल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, क्या? एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स, वही मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था कि कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं और कुछ जो है वो नॉन एसेंशियल होते हैं। यहाँ पर वही हमें पढ़ना है कि एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा था आपको कि जो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको सिंथेसाइज करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं सिस्टीन एंड टायरोसिन और सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। सिस्टीन जो है ये सिंथेसाइज होता है कहाँ से? मिथ्योनिन एंड टायरोसिन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनाइलिन। जो सिस्टीन है ये कहाँ से सिंथेसाइज होता है? मिथ्योनिन से। यानी कि सिस्टीन को कहाँ, सिस्टीन जो है डायरेक्टली नहीं बनता है, ये बनाया जाता है कहाँ से? मिथ्योनिन से। यानी कि मिथ्योनिन जो है इसकी पाथवे को जब हम देखते हैं, मिथ्योनिन के डिग्रेडेशन वगैरह या उनकी जो नेचुरल पाथवे होती है तो उसके बाद ही बन जाता है सिस्टीन। मिथ्योनिन से बनता है सिस्टीन। उसके बाद टायरोसिन, टायरोसिन बन जाता है किससे? फिनाइल एलानिन से। टायरोसिन बन जाता है फिनाइल एलानिन। और उसके साथ साथ जो कुछ एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो है वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ऑर्निथिन और आर्जिनिन। तो ये डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैं, आपको पता ही है। एमिनो एसिड्स 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो है एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज टू सपोर्ट ऑप्टिमल ग्रोथ एसेंशियल अमीनो एसिड्स। वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये सिस्टीन एंड टायरोसिन, ये ज़रूरत पड़ती है कहाँ पर? फिशेस में। तो इनमें जो है सिस्टीन जो है ये सिंथेसाइज होता है मिथ्योनिन से और टायरोसिन फिनाइलएलानिन से। तो यहाँ पर अब थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन लिविंग सिस्टम। अमीनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, टू फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीनो ग्रुप। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमीनो ग्रुप होते हैं। अमीनो एसिड लिंक विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स। अमीनो एसिड्स में जो बॉन्डिंग होती है वो पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्डिंग। यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा, यहाँ पर दिया हुआ है इसने, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सीरीन, थ्रियोनिन, सीरीन, थ्रियोनिन, उसके बाद सिस्टीन, उसके बाद प्रोलीन, उसके बाद एस्परजीन, ग्लूटामीन, ल्यूसीन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, एलेनिन। और ये जो बॉन्डिंग इनके बीच में होती है इसको पेप्टाइड बॉन्डिंग के थ्रू जो है बनाया जाता है प्रोटीन को। तो डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ साइड चेन, फॉर एग्जांपल इनमें साइड चेन जो है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एलिफेटिक ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट, पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। जो एलिफेटिक होते हैं उनमें ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, खाली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ये पुअरली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये वाटर में सॉल्युबल जल्दी से नहीं हो जाते हैं, पुअरली सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद एसिडिक साइड चेन्स विथ ऑर्गेनिक एसिड्स, साइड चेन्स उनके साथ ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, मोर सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि सॉल्युबल इन वाटर मोर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है नेक्स्ट बेसिक अमीनो एसिड्स। उसके बाद हम बेसिक अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। ये देखिए नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स ये यहाँ पर हैं, देख सकते हैं। ये पोलर अनचार्जड आर ग्रुप, यानी कि उनमें कोई चार्ज ही नहीं है। ये आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर आप खुद से देख लेना, सीरीन में स्ट्रक्चर देख लेना। उसके बाद थ्रियोनिन में इसमें कार्बन कार्बन सी कार्बन बीच में है, उसके साथ NH3 अमोनिया, उसके साथ हाइड्रोजन एक लिंक है, उसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप COO नेगेटिव, CH2OH ये नेगेटिव ग्रुप हो गया। उसके बाद जो है नेगेटिव ये है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, किसी जगह डबल बॉन्ड भी है, C+O NH2। तो ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्जड, ये पॉजिटिवली चार्जड होते हैं। NH3 पॉजिटिव,
और यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी तो इसलिए मुझे थोड़ा पॉज करना पड़ा। तो उसके बाद जो है बेसिक अमीनो एसिड्स पॉजिटिवली चार्जड, जिनमें लाइसिन आता है, आर्जिनिन आता है, हिस्टिडीन आता है। उसके बाद अमीनो एसिड्स नेगेटिवली चार्जड, एस्पर्टेट आता है, ग्लूटामेट आता है। उसके बाद एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, जो मैंने पहले ही आपको कहा था, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स भी आते हैं। इनकी बायोसिंथेसिस जो होती है वो अलग से होती है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। ऊपर मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे, तो सिस्टीन जो है ये सिंथेसाइज होता है कहाँ से, मिथ्योनिन से। और टायरोसिन कहाँ से सिंथेसाइज होता है, फिनाइल एलेनिन से। तो टायरोसिन क्या है, ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है, तो इसकी सिंथेसिस जो है वो अलग से होती है। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की सिंथेसिस अलग से होती है। उसके बाद सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, जिनमें सल्फ़र ग्रुप भी प्रेजेंट होता है, ये आप देख सकते हैं नीचे जो है सल्फ़र ग्रुप प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हैं बीच में सल्फ़र ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो है ये सल्फ़र कंटेनिंग। उसके बाद प्रोटीन स्ट्रक्चर, 4 लेवल स्ट्रक्चर, यानी कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, ये अमीनो एसिड रेजिड्यू है। क्या है, ये अमीनो एसिड रेजिड्यू है। तो यही जो है हेलिकल स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। आपको पता ही है कि प्रोटीन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो लार्ज सब यूनिट होता है और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। इसमें एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, एक लार्जर सब यूनिट होता है। यही जो है एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बनाते हैं एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसका प्रोटीन का। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में इसमें दिखाया है लाइसिन से जुड़ा हुआ है, लाइसिन, उसके साथ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, उसके साथ LEU है ल्यूसिन, VAL है वैलिन, ALA एलेनिन, उसके बाद HIS हिस्टिडीन। ये जो है ये अमीनो एसिड्स रेजिड्यूज एक दूसरे के साथ थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, मैंने आपको पहले ही कहा ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे। तो ये जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। जब हम टेरिशरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टेरिशरी स्ट्रक्चर मान लो जो एक ये होता है, जो इसमें मशीन्स जो कपड़े की सिलाई के लिए जो है धागा लगता है, जब धागे को हम खोलेंगे, पूरे गोटे के धागे को हम जब अलग करेंगे, उसको ऐसे हाथ से मसलेंगे तो वह ऐसे ऐसे हो जाता है, यानी कि उसमें जो है फिर आप उसको सीधा नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही होता है ये टेरिशरी स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद जब हम धागे को पूरा तरह से ऐसे हाथ से रौंद देंगे तो उसके साथ जो वो और बंद होता जाएगा, तो उससे क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी अमीनो एसिड सीक्वेंस डिटरमाइन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। प्राइमरी में हम डिटरमाइन कर सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। स्ट्रक्चरल यानी कि किन किन ये अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं लाइसिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, वैलिन, एलेनिन। और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ साइड चेन, साइड चेन पे डिपेंड करता है, यानी कि साइड से कौन सी चेन आई है। यानी कि अगर आप देख सकते हैं साइड से क्या है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर कार्बोक्सिल ग्रुप है तो उसको उसी के नाम से जाना जाएगा। अगर यहाँ से ये क्या कहते हैं इसको हाइड्रोक्सल वगैरह जो ग्रुप्स होते हैं तो उसी के नाम से, जैसे हम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो उसके बाद जो है टेरिशरी ओवरऑल जियोमेट्री डिटरमाइंस हाउ प्रोटीन विल फंक्शन, कैसे प्रोटीन फंक्शन कर सकता है। क्वाटरनरी हाउ पॉलीपेप्टाइड्स कंबाइन टू फॉर्म कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन। उसके बाद क्वाटरनरी में कैसे पॉलीपेप्टाइड्स यानी कि डिफरेंट पेप्टाइड्स जो है, यानी कि आपने देखा यहाँ पर एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा, यहाँ पर जो है इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, जब यही सारे मिलते हैं तो बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स जो है कंबाइंड टू फॉर्म कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ये बनाते हैं कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ प्रोटीन। क्रॉस लिंकिंग विथ सल्फिड्रल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है किसके थ्रू, सल्फिड्रल बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट ऑफ सम फिशेज एंड श्रिम्प्स, ये हम कल पढ़ेंगे, एसेंशियल अमीनो एसिड रिक्वायरमेंट ऑफ सम फिश एंड श्रिम्प्स।
होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए, और जो है इस टॉपिक को, इस लेक्चर को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।